यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 100 में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है सदल मिश्र की रचना है। भारत दुर्दशा, नासकेतोपाख्यान, बैताल पच्चीसी, सुख सागर। तो सदल मिश्र की रचना है नासकेतो उपाख्यान, आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। बैताल पच्चीसी लल्लू लाल की रचना है। और भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का खा है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा है हरिशंकर प्रसाई की रचना है। कालिदास की निरंकुशता, रानी नागफनी की कहानी, विचार विमर्श, रसक रंजन। तो हरिशंकर प्रसाई की रचना है रानी नागफनी की कहानी, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। कालिदास की निरंकुशता, विचार विमर्श, रसक रंजन, ये तीनों रचनाएं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है वोल्गा से गंगा रचना है। राहुल सांकृत्यायन की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, प्रताप नारायण मिश्र की। तो बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है और बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है। कमेंट करेंगे। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है मेरे प्यारे बच्चों, यात्रा वृत्तांत है। और आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, निराला हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है लोकायतन के कवि हैं। निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। तो लोकायतन के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक रचना है। मुक्तिबोध की है, धूमिल की है, नागार्जुन की है, अज्ञेय की है। तो संसद से सड़क तक रचना है धूमिल की, धूमिल की है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये संसद से सड़क तक धूमिल का पहला काव्य संग्रह है। क्या है? पहला काव्य संग्रह। छायावाद के कवि नहीं है, छायावाद के कवि नहीं है। तो सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं, महादेवी वर्मा भी हैं और जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है वीर गाथा काल के कवि हैं। महाकवि भूषण है, केशवदास है, चंद्रवरदाई हैं, छत्रसाल है। तो वीर गाथा काल के कवि हैं, वीर गाथा काल के कवि हैं महाकवि भूषण, पहला वादक हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के। ठीक है। गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना रहता है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए,
पृथ्वी शब्द दिख जाए तो वहाँ पर समझिएगा पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और गद्यांश के लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको किसकी करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है आपको। लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृति के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो पैराग्राफ में अभी पढ़े थे, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है। तो ये भी आप पैराग्राफ में देखे थे, लिखा था मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास सभ्यता है जिसे उसने युगों युगों में निर्माण किया है। यह उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं क्योंकि 2 पूछता है तो 1 करना रहता है, तो इसको भी पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जात भेद, दहेज, मृत्यु भोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम लिखिए। तो जहाँ पर दिख जाए निष्ठा शब्द, संस्कृति शब्द है ना, निष्ठा संस्कृति दिख जाए तो समझ जाइएगा ये पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसके लेखक हैं। तो आप लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर किसकी दृष्टि नहीं जाती। तो जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझते हैं उनकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर नहीं जाती है। फिर है तीसरा, किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। तो अभी पैराग्राफ में आपने पढ़ा था भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, उन्हें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है। व्याख्या लिखना है भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं का अर्थ है कि कुछ लोग भारतीय संस्कृति को स्थिर और अचल मानकर बीते युग की रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थन करते हैं, जबकि वह यह नहीं जान समझते कि संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन और विकास होना आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्या माना है। तो लेखक ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे छुआछूत, जात भेद, दहेज, मृत्यु भोज और नारी अवमानना को भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के लिए रोग के लक्षण माना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो तरन तंजा तर तमाल तरुअर बहुछाए ये लिया गया है यमुना छवि से। ठीक है, पाठ का नाम यमुना छवि और लेखक का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तरन तंजा तट तमाल तरुअर बहुछाए झुके कोल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। तो व्याख्या लिखेंगे इसकी, यमुना के किनारे तमाल के अनेक सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं। वह तट पर आगे की ओर झुके हुए ऐसे लगते हैं मानो यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर कौन आगे झुके हुए हैं। तो जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए तमाल के वृक्ष उचक उचक कर आगे की ओर झुके हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्या देख सकते हैं,
कींधो मुखुर में लखत उजक सब निज निज शोभा, यानी तमाल के वृक्ष जल रूपी दर्पण में उचक उचक कर सब अपनी शोभा देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कवि के अनुसार किन्हें देखकर नेत्रों का मन को सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ में, ठीक है, निरख नयन मन सुख को लहा, ठीक है, के हरि सेवा हित न रहे, अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हों, जिन्हें देखकर मेरा मन नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, किसे देख करके, यमुना के सौंदर्य को देख करके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए, तमाल के सुंदर वृक्षों को यमुना तट पर जल की ओर झुके देखकर नेत्रों और मन को सुख प्राप्त हो रहा है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास, संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं क्या है। कौन तुम संसृत जल तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछता है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक का नाम है सिद्धामनु और पद्यांश के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कौन तुम संसृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको, व्याख्या लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। इसके बाद अगला प्रश्न है उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है, आप यहाँ पर शुरू में देख सकते हैं। ठीक है, कौन तुम संसृत जल निधि तीर। तो उपयुक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। कौन अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहा है। तो मनु। ठीक है, मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का क है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है साहित्यिक परिचय। ठीक है, 80 शब्द में है और 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसके बाद है कहानी। 6 नंबर में क्या पूछता है, कहानी। कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम 80 शब्द सीमा में है और 5 अंक का है। अथवा ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। ठीक है, तो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य रहता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद खंड खा है। खंड खा में 8 का क नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। ठीक है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। तो सबसे पहला इसका अनुवाद देखते हैं, फिर आपको बताएंगे संदर्भ कैसे लिखना है। धन्य एवं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुलिसत माने सुशोभित है, जन मानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब संस्कृत भाषा सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमाने से निकले हुए यानी विद्यमान वर्तमान वांग्यम माने साहित्यों में, अस्या वांग्यम माने इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम चावर्तते सबसे अच्छा है। यमेव भाषा संस्कृत नाम नामी लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, 8-10 पुराणानि 18 पुराण, अन्यान्य चा और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्सामेव भाषाया लिखतान संत, इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं अथवा वाला, क्योंकि दो पूछता है एक करना रहता है। महामनीष बिना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य माने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्मान्य विद्वान आसी, संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम माने इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला माने संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय के म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा माने शिक्षा प्राप्त माने प्राप्त करके अत्रेय माने यहीं राजकीय विद्यालय अध्यापनम राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरब्धवान माने शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकियन माने अपने प्रभावपूर्ण भाषण माने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम माने लोगों के मनांस माने मन को आमोहित माने मोह लिया। अतः माने इसीलिए अस्य माने ये सुहृदा माने मित्रों के, अतः माने इसलिए अस्य माने इनके सुहृदा माने मित्रों ने यानी चाहने वालों ने तब माने इन्हें प्राविधाक पदवी माने वकील की पदवी प्राप्त माने प्राप्त करके देश से माने देश की श्रेष्ठ तरम माने श्रेष्ठ सेवा माने सेवा कृत्य माने करने के लिए प्रेरितवंता माने प्रेरित किया। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत देदस्का के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद 8 का ख नंबर है, भी 7 अंक का होता है। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो लिखा है सुखार्थिनो कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। फिर है कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देनी चाहिए। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप अनुवाद देख सकते हैं। फिर अथवा वाला देखते हैं, ये भी सुभाषित रत्नान से लिया गया है, तो संदर्भ सेम रहेगा। जल बिंदु निपातेन, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः क्रमशः पूर्यते घटा घड़ा भर जाता है। सर्व विधाना माने सभी विधानों में, धर्म से चा धन से चा, धर्म और धन का सा हेतु यही कारण है। यहाँ पर अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, 2 प्रश्न करने रहते हैं। सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, तो सर्वधनम प्रधानम विद्या धनम प्रधानम अस्ति। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत्, तो श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत्। पंचशील सिद्धांता कस्मिन् युगे प्रयुक्ता आसन, पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कस्य साहित्य से सरसम मधुरम चास्ते, संस्कृत से साहित्यम सरसम मधुरम चास्ते। फिर 10 का क ख और गा है। रस अलंकार छंद से 2-2 अंक, करुण अथवा रास शांत रस, उपमा अथवा उत्प्रेक्षालंकार, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है निबंध, ये 9 नंबर का है, ठीक है, 9 नंबर का है। विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या कारण और निवारण, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष। इसके बाद है 12 का नंबर संधि विच्छेद से, पवित्रम का संधि विच्छेद होता है पो प्लस इत्रम। इसके बाद है हरेव का संधि विच्छेद, तो हरेव का संधि विच्छेद होता है हरे प्लस औ। इसके बाद है दोग्धा का संधि विच्छेद, तो दोग्धा का संधि विच्छेद होता है दोध प्लस था, ठीक है। इसके बाद ख नंबर में है समास, निम्नलिखित में से किन्हीं को 2 का समास का नाम लिखिए, 2 अंक का होता है। प्रतिदिनम आजीवन, यानी प्रतिदिनम में दिनम में प्रति उपसर्ग लगा है, जीवनम में आ उपसर्ग लगा है, तो जहाँ पर उपसर्ग लगा होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होते हैं, और दशानन में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, 8 अंक का है। इसके बाद 14 का नंबर है प्रत्यय, ठीक है, लघुता में प्रत्यय क्या है, तल प्रत्यय है। और इसके बाद में किस शब्द में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है, तो धीमान में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें, धीमान में, ठीक है। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला क्या पूछ रहा है, रेखांकित पदों में किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो ग्रहम परिता वनम, तो जहाँ पर दिख जाए परिता अभिता समया निक्सा, तो वहाँ पर होता है द्वितीय विभक्ति। सा सिरसा खल्लौटा, तो यहाँ पर वह सिर से गंजा है, तो जहाँ पर शरीर में कोई कमी हो, विकार हो, ठीक है, तो वहाँ पर होता है तृतीय विभक्ति। देवभ्यम स्वाहा, और जहाँ पर किसकी बात हो, नमा की बात हो, स्वाहा की बात हो, ठीक है, स्वस्ति की बात हो, तो वहाँ पर